जय भीम नवोदय साथियों, हम हैं धौलागिरी की पहाड़ियों पे, जहाँ पर ये शांति स्तूप बना हुआ है। इस शांति स्तूप के पास में ही कलिंगा रिवर भी बहती है। ये शांति स्तूप उन तमाम शांति स्तूप जो कि जापानीज़ लोगों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में स्थापित है, उनमें से एक है। और इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है जैसा कि यहाँ पे इसका इतिहास लिखा हुआ है। शांति स्तूप जो धौली का है, जहाँ पे वर्तमान समय में हम हैं उड़ीसा स्टेट में, वहाँ पर इसका इतिहास जो लिखा हुआ है वो ये कह रहे हैं कि 700 साल पहले भिक्षु निचिरेन जो जापान के थे, उन्होंने एक घोषणा की थी, एक भविष्यवाणी की थी कि बुद्धा के जन्म के या बुद्धा के जाने के 2500 साल के बाद बुद्धा वापस जो है इस धरती पे वापस आएंगे। और इसी जो भविष्यवाणी के तहत फूजी गुरुजी जो है वो भारत आए थे 1930 में फ्रॉम माउंट मिनोबा, जो कि निशिरेन का सेक्ट का ओरिजिन है वहाँ पर। और भारत आने के बाद वो महात्मा गांधी से मिले, फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। कुछ उनके डिसाइपल्स जो थे वो आश्रम में वहीं अहमदाबाद में रह गए। और फिर बाद में जो है उन्होंने ये जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि गुरुजी की जो सोच थी उसको हकीकत का रूप दिया जाए। और इस तरीके से राजगीर डेवलपमेंट समिट बनाया गया बिहार में, और वहाँ पे पहला जो फाउंडेशन था उसका रखा गया शांति स्तूप जो भारतवर्ष में बना। तो 1969 में वो विश्व बौद्ध शांति नींव रखी गई बिहार में, वो आज भी मौजूद है। और 1969 में उसका जब उद्घाटन हुआ, नित्यानंद कानूनगो उस समय के तत्कालीन जो है गवर्नर थे, उन्होंने जब उसका उद्घाटन किया तो उनके मन में भी ये भावना जागी कि वो विश्व शांति स्वरूप जो शांति स्तूप है उसका एक निर्माण उनके अपने प्रदेश में उड़ीसा में भी होना चाहिए। उसी के तहत उनके होमलैंड में, उनके गृह प्रदेश में ये शांति स्तूप का जो है इनॉग्रेशन किया गया। और फिर इसको जब बनवाया उन्होंने तो उसके बाद इसका उद्घाटन करने के लिए फूजी गुरुजी को बुलाया। वो अपने पूरे डिसाइपल्स के साथ में आए, बौद्ध भिक्षुओं के जो पूरा ग्रुप था उनके साथ में आए, और इस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने ज़िम्मे पे ले लिया। और इसके साथ ही साथ ये कोशिश किया कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह ऐसे शांति स्तूप बनाए जाएंगे। तो ये शांति स्तूप केवल राजगीर में ही नहीं, यहाँ पे दिल्ली में भी हमने देखा है ये स्तूप बने हुए हैं, और भी जगह पे ये स्तूप बना हुआ है। तो ये एक ऐतिहासिक स्तूप है जहाँ पे बुद्ध के जीवन की प्रत्येक घटनाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं उनकी आकृतियां उकेरी हुई हैं दीवारों पे, बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा रात हो रही है, नहीं तो हम एक घटनाओं को दिखाते हैं, बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके ज्ञान प्राप्ति से लेकर के और फिर उनका परिनिर्वाण की सारी मुद्राएं यहाँ पर चारों तरफ चारों दिशाओं में वो लगाई गई हैं। और इसके साथ ही साथ जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया, महामाया के जन्म से लेकर के कलिंगा युद्ध तक की सारी आकृतियां इसमें हम देख सकते हैं। और इसी स्तूप को, ये एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी है, काफ़ी खुशनुमा मौसम भी है यहाँ पर। और इसी पहाड़ी के इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ नीचे वो रिवर बहती है, जिसको कहा जा रहा है कि कहा क्या जाता है, ऐतिहासिक है ये नदी, जहाँ पे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था बुद्ध के जाने के 200 साल बाद, 250 साल बाद करीब, जब सम्राट अशोक का शासन आया तो उन्होंने कलिंगा वॉर, वो एक सम्राट कहे जाते थे, तो कलिंगा रिवर जो है युद्ध के समय पे कहा जा रहा है कि इसमें इस रिवर में इतना ज़्यादा मारकाट हुआ कि इस पूरी नदी में पानी की जगह केवल खून ही खून नज़र आ रहा था। और अपने आप को विश्व विजयी मानते हुए जब सम्राट अशोक इसी रिवर के किनारे से जब अपने राज्य की तरफ बढ़ रहे थे तो मोगली पुत्र से, जो कि उनके रिश्ते में भी कोई भाई लगते थे, लेकिन वो क्योंकि भिक्षु हो गए थे, वो उनको रास्ते में मिलते हैं और दो भिक्षु वो दोनों आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। और सम्राट अशोक अपने आप को विश्व विजेता मानते हुए चले आ रहे हैं, हाथ में तलवार लिए, और सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम उन्होंने किया हुआ है। लेकिन जब वो दो बौद्ध भिक्षु उनसे बिना वार्तालाप किए, बिना उनको अभिवादन किए चुपचाप आपस में बात करते हुए चले जाते हैं,
तब उनके दिमाग में ये बात आती है कि अरे ऐसे कौन थे जिन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया या मुझसे बात नहीं की, और फिर वो उनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उनका हृदय परिवर्तन होता है। तो ये वही जगह है जहाँ पर वर्तमान समय में हम लोग खड़े हैं। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन केवल इसलिए नहीं होता है कि वो उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत लोगों को मार काट के बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। उनको जब इस बात का आभास हो जाता है कि दूसरों पे विजय प्राप्त करने वाला वास्तव में विश्व विजयी नहीं कहलाता, बल्कि जो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने सारे दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वो विश्व विजयी कहलाता है। और उसी समय जब उनका हृदय परिवर्तन होता है, अपना तलवार छोड़ देते हैं, राजपाट वगैरह सब चीज़ वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित कर देते हैं और अपने पुत्र और अपनी पुत्री को वो धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। तो एक महान राजा महान इस वजह से कहलाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े राज्य का राजा नहीं होता, बल्कि वो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है और उस कोशिश में वो सफल भी होता है। इसीलिए उनको अशोका द ग्रेट कहा जाता है। तो पूरे विश्व में ऐसे 3 ही राजा हुए जिनके नाम के आगे महान लगता है, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक अशोका द ग्रेट और तीसरे अकबर द ग्रेट। तो अशोका द ग्रेट का आज ये साम्राज्य जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तमाम जो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए अलग अलग जगहों में, उसमें से हम एक स्तूप मान के चल रहे हैं कि उड़ीसा का जो एक बड़ा मंदिर है वो भी हम देख करके आए, और उसके बाद भुवनेश्वर में लिंगराजा टेम्पल है। वो सारे उन्हीं स्तूपों की हमें एक वानगी नज़र आ रहा है। और बाकी ऐतिहासिक जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें इतिहास में पढ़ने को और जानने को भी मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा ऐतिहासिक जो है जगह है जहाँ से हम सम्राट अशोक का वो दृश्य जो है वापस आंखों के सामने गुजर रहा है कि किस प्रकार से वो मार काट करने के बाद में अपने आप को विजेता मानते हुए जब वो सामने आ रहे होंगे, और फिर किस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा और फिर किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है जनता की सेवा के लिए। ऐसा इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि कोई राजा जो है जानवरों के लिए अस्पताल बनाए, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनवाए, जगह जगह प्याऊ लगवाए, राहगीरों के लिए रास्ते में पेड़ लगवाए। ऐसे जो छोटे छोटे कार्य थे जिससे जनता खुश रहती, वो सारे कार्य सम्राट अशोक ने अपने जीवन में करे, जो कि उनके जाने के बाद आज तक वो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। इसी जगह पे सम्राट अशोक का एक बड़ा शिलालेख भी मिलता है। अभी हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो साथियों, हम आपके पास यहाँ उड़ीसा आए हुए थे तो हमें लगा कि हमको ये बातें आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो ये एक बड़ा विश्व शांति स्तूप जो बना हुआ है, आप सबको मौका मिले तो इस धौलीगिरी की पहाड़ियों पे आप ज़रूर आइएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ उड़ीसा में भुवनेश्वर में, ये भुवनेश्वर है जगह जहाँ पे हम हैं, भुवनेश्वर में उदयगिरी की और खंडागिरी की पहाड़ियों में भी तमाम शून्य ग्रह हमको देखने को मिल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी रॉक्स पे वो कट करके बनाए हुए हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाते रहे होंगे। तो कितना उन्नत उस समय का विज्ञान रहा होगा कि वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काट करके वो छोटे छोटे अपने लिए ध्यान के लिए उन्होंने केंद्र बनाए। वो पहाड़ियाँ आज भी विद्यमान है। बहुत सारा चीज़ अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारा उत्खनन होना बाकी है, जिससे कि हमारा इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास है, वो वापस हमको पता चले। और फिर से मैं आपको लेके चलूँगी उसी शांति स्तूप पे, क्योंकि ये अपने आप में, ये स्तूप जो है अपने आप में सम्राट अशोक का जो 84,000 स्तूप उन्होंने स्थापित करवाया था, वो बनवाया था, उनकी एक रेप्लिका हमको इस जो विश्व शांति स्तूप के रूप में हमको दिखाई देती है। तो मौका लगे तो ऐसे स्तूप को आप ज़रूर देखने के लिए आइएगा साथियों। सम्राट अशोक की लाट भी यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ ही साथ जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें कि सिंह जो है तीनों तरफ से दिखाई देते होते, चारों तरफ हैं लेकिन सामने हमको केवल 3 तरफ से दिखाई देते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक बहुत ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे आपको विज़िट करने ज़रूर आना चाहिए साथियों। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे कभी हम जाते रहते हैं, मौका मिलता है तो कुछ वीडियोस बना लेते हैं, शूट कर लेते हैं, जिससे कि आप सबसे मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम इतिहास से रूबरू हो सकें। तो साथियों, उड़ीसा में भुवनेश्वर में विश्व शांति स्तूप ज़रूर देखने आइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।